तो आज हम थोड़ा सा आयुर्वेद में भी देखेंगे, क्योंकि कोई बोल रहे थे कि आयुर्वेद में थोड़ा हमें पढ़ाना है। ठीक है ना। देखो आयुर्वेद में क्या होता है, डिसीज, फिर उसका निदान सेवन, कि उसका निदान क्या है, उसका कोज क्या है, पथ्य अपथ्य पेशेंट के लिए। क्योंकि आयुर्वेद में जो भी कोज माने गए सिर्फ खाने पीने से रिलेटेड ही माने गए। अगर आप उल्टा सीधा खा रहे हो तो ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अब जैसे हम कुछ खा रहे हैं उल्टा सीधा, तो उससे कोरिलेट करते हैं हर चीज में ना। तो इसमें हमारे जो निदान बताए गए हैं आयुर्वेद में राजेश शर्मा की, सबसे पहले इसमें बताया गया वेग धारण। वेग उनको बोलते हैं जैसे कि छींक आ रही है, छींक को रोक लिया। यूरिन आ रहा है, यूरिन को रोक लिया। हंसी आ रही है, हंसी को रोक लिया। तो वेग संधारण, यानी कि जो वेग रोकने वाले नहीं है उनको रोक लेना। ठीक है। फिर दूसरा है विषम अग्नि। फिर तीसरा है वात से त्रिदोष प्रकोप, यानी कि वात पित्त कफ ये क्या होंगे, हमारे प्रकोपित हो जाएंगे। फिर स्रोत अवरोध, जो हमारे स्रोतस हैं वो हमारे अवरोध हो जाएंगे। फिर उसके बाद धातु क्षय, जो हमारे धातु है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इनका क्षय हो जाएगा। फिर शरीर में क्या होगा, शोष होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, राजक्षमा। यानी कि जो हमारे सप्त धातुएं हैं, तो आप एक हेडिंग डालिए। अभी हम थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। थोड़ा बाउंसर भी जा सकता है। एक हेडिंग डालिए, छह जन्य राज्य क्षमा की संप्राप्ति। छह जन्य राज्य क्षमा की इसमें हम सुने ईर्ष्या, उत्कंठा, भय, त्रास, क्रोध, शोक आदि के द्वारा जिन व्यक्तियों का शरीर अतिकृष्ट हो गया है, उन व्यक्तियों में तथा जो व्यक्ति अति विवाह उपवास करते हैं, उनके शुक्र तथा ओज की हानि हो जाती है, जिसके कारण वात का प्रकोप हो जाता है तथा प्रकोपित वायु कफ पित्त को उभारकर शरीर प्रदेश में गमन करती हुई यक्षमा रोग को उत्पन्न करती है। आयुर्वेद में क्षय की उत्पत्ति दो प्रकार से वर्णित की गई है, एक अनुलोम क्षय, एक प्रतिलोम क्षय। अनुलोम क्षय में उपरोक्त कारणों से रस से क्षय होने से अन्य धातुओं का पोषण नहीं होता है, जिनमें अनुलोम क्षय जन्य रजक्षमा रोग की उत्पत्ति होती है। मेनली इसमें यही है कि जो हमारे सप्त धातु है ना, उनका क्षय हो जाता है। और ये बीमारी कब होती है, हमने मॉडर्न में पढ़ा था, जब बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट रहेगा ज्यादातर, सबकी बॉडी प्रेजेंट रहता है, इसमें सबकी नहीं, मतलब मोस्टली की बॉडी प्रेजेंट रहता है। लेकिन जैसे हमारी इम्यूनिटी वीक होगी तभी ये अटैक करेगा। और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, उसमें अगर बैक्टीरिया उसकी बॉडी में एंटर भी है तो भी कुछ नहीं होता है, वो अटैक ही नहीं, अटैक करेगा तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको उसके साथ फाइट करेगा, उसको एक जगह रोक लेगा। ठीक है। जिसको बोलते हैं हम गॉन्स फोकस या गॉन्स कॉम्प्लेक्स, जो हमारी एंटीबॉडी है उसको कवर अप कर लेती है बैक्टीरिया को ना, उसको लंग्स में हो या कहीं भी हो एक जगह रोक के रखती है, उसको बढ़ने नहीं देती है। ठीक है। इसमें ऐसा है कि जो हमारे सब धातु हैं उनका क्षय हो जाता है तभी एक्टिव होगा। वही प्रोसेस इसमें है, वही इसमें है। ठीक है। एक संप्राप्ति घटक है। संप्राप्ति घटक में हम इसमें देखते हैं कि राज्यक्षमा दोष कौन कौन से हैं। वात और कफ प्रधान त्रिदोष है, यानी कि जो वात है हमारा वायु और कफ है ये प्रधान दोष है जो कि प्रकोपित हो जाएंगे। लेकिन त्रिदोष में पित्त भी है, लेकिन प्रधान दोष कौन से, वात और कफ। दूष्य यानी कि जो दूषित होगी, कौन कौन सी धातु दूषित होगी, इसमें समस्त धातु दूषित होंगी। जो हमारे शब्द धातु है वो सातों ही सातों धातु दूषित हो जाएंगे। स्रोतस, स्रोतस कौन कौन से, उनसे प्राण वह स्रोतस, रस वह स्रोतस और रक्त वह स्रोतस। ठीक है। अधिष्ठान क्या है, अधिष्ठान मतलब कि इसका एरिया कौन सा रहेगा, वह है प्रदेश, यानी जो हमारी चेस्ट। ठीक है ना। और तथा संपूर्ण शरीर, मेनली जो रहता है वह प्रदेश रहेगा, और यानी कि चेस्ट और संपूर्ण शरीर। स्वभाव कौन सा रहेगा, दारुण तथा चिरकारी। अग्निदृष्टि अग्निमान, साध्य साध्यता कृत साध्य। ठीक है। और आश्रय आम पक्वाश्रय, आम का मतलब होता है अपक्व। ठीक है ना, जो खाना पूरी तरह से नहीं पचता होगा आम, तो जो आश्रय रहेगा वो कैसा रहेगा हमारा, आम पक्वाश्रय। अब
इसमें जो डिफरेंस वो दिए गए हैं, भेद दिए गए हैं, वो निदानों और तथा लक्षणों के आधार पर राजेश शर्मा के निम्न दो भेद किए गए हैं। नंबर एक, निदानों के आधार पर। निदानों के आधार पर भी इसके चार भेद माने गए हैं: बल, धातु क्षय, वेग संधारण चंदीय और विषमासन चंदीय। आधार पर भी इसको तीन रूप में डिवाइड किया गया है: त्रिरूप राज्यक्षमा, षटरूप राज्यक्षमा और एकादश राज्यक्षमा। अब इसकी पूर्व रूप देखते हैं। जो हमारे आचार्य चरक तथा सुश्रुत जी ने राज्यक्षमा के निम्न पूर्व वर्णित किए हैं। शारीरिक पूर्व, यानी कि इन्होंने बता दिया क्या क्या दिखाई देगा। वीकनेस जो हमने पहले पढ़ रखा था। स्पुटम एक्सपेक्टेशन वो हमने पढ़ लिया है। ड्राइनेस ऑफ थ्रोट ये एक ऐड कर लेना। कफ, वॉमिटिंग, बॉडी एक, डिस्पनोए, एक्सेसिव स्लीप यानी ज्यादा निंद्रा आएगी। पूर एपेटाइट जो हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम वो स्लो होगा। एनीमिया खून की कमी। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड बॉडी मास यानी कि जो शरीर की जो ताकत है वो थोड़ी कम होगी और जो वेट है वो भी लॉस होगा। तो बस यही है इसमें थोड़ा। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे ना, जो थोड़ा पढ़ रहे थे हम, जो मॉडर्न वाला था। आप हेडिंग डालिए इन्वेस्टिगेशन की। जो जो हमें इन्वेस्टिगेशन कराने हैं पेशेंट में, वो इन्वेस्टिगेशन नोट करिएगा। अगर किसी पेशेंट में टीबी है और वो वीकनेस बता रहा है, वेट लॉस बता रहा है, स्वेटिंग आती है, शाम में पसीना आता है, ठीक है, तो उसको हम कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि हाँ इसको कंफर्मेशन है। पहले तो आपको उसके क्लिनिकल फीचर्स देखने हैं, साइन सिम्टम्स देखने हैं कि पेशेंट क्या बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कराओगे। अगर कोई पेशेंट बोल रहा है कि मुझे कफ आ रहा है, कफ के साथ में कभी कभी ब्लड भी आ रहा है, या फिर मुझे खांसी हो रही है, या फिर मुझे सांस फूलती है काफी टाइम से, और रात में सोते टाइम पसीना आता है, बुखार आता है, शाम जैसे होती है तो धीरे धीरे जैसे दिन ढलता है ऐसे ऐसे मेरी इम्यूनिटी वीक होने लगती है और शरीर तपने लगता है, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हो सकता है इसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी कि फेफड़ों की टीबी हो। तो आप सबसे पहले उसको कराएंगे चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे, छाती का एक्सरा। अब छाती के एक्सरे में दो तरह के एक्सरे होते हैं, एक एपी व्यू, एक पीए व्यू, पोस्टीरियर एंटीरियर। एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर। तो आप कौन सा कराएंगे? पीए व्यू, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर, ठीक है। तो जो सबसे पहले आपका इन्वेस्टिगेशन होगा वो होगा उसका एक्सरा। तो एक बार रिपीट करिए ना, आप पोस्टीरियर और कुछ बताएं। देखो हमें पेशेंट का एक्सरे कराना है। एक्सरे दो तरह से होता है, पी ए व्यू यानी कि पोस्टीरियर और एंटीरियर, जिसमें पेशेंट को जो एंटीरियर उसका दीवार की साइड कर देंगे और जो पोस्टीरियर उसका वो अपनी साइड कर देंगे, मशीन की साइड, ठीक है ना। वो तो होगा पी ए व्यू, ठीक है। और ए पी व्यू होगा उसका जो पेशेंट का फेस हमारी साइड होगा, बैक वॉल की साइड होगी, यानी कि जिस साइड हमारी मशीन होगी, जिस साइड से हमें रेज निकली उस साइड उसका माउथ होगा, वो होगा एपी। और जिस साइड को एक मशीन की रेज होंगी और उस तरफ उसकी बैक है तो होगा पी ए व्यू, ठीक है। अगर कोई पेशेंट खड़ा हो सकता है, खड़ा होकर एक्सरे करा सकता है तो पी ए व्यू करा दो, और कोई पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता तो ए पी व्यू करा सकते हैं उसका, ये होता है, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट होता है पी ए व्यू होता है अगर हमें फेफड़े देखने हैं, लंग्स देखने हैं अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करते हैं लंग्स में भी आपको कौन सा एरिया सबसे पहले आप चेक करोगे। मैंने बताया था कि जो राइट लंग्स है, राइट लंग्स का जो अपर पार्ट है यानी कि जहाँ पे एपाइकल लोब है, वहां पे क्या होगा? व्हाइट पैचेस होंगे। क्या होंगे? व्हाइट पैचेस। अच्छा, अगर आपको एक्सरे में व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं या व्हाइट धब्बे दिख रहे हैं, स्पॉटिंग दिख रही है व्हाइट व्हाइट, तो आप उसके क्लिनिकल फीचर्स मिल रहे हैं पेशेंट में, कफ आ रहा है, फीवर आ रहा है और सांस फूलती है, बुखार आता है, तो वो एक टीबी है। नंबर एक। अभी पहले पूरी बात सुनना कि कैसे कैसे उसको डायग्नोस करना है। हम दो या तीन चीज को लेकर डायग्नोस नहीं बना सकते। किसी पेशेंट को हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, हो सकता है उस पेशेंट को निमोनिया ही हो, ठीक है, हो सकता है उस पेशेंट को निमोनिया ही हो। अब मैं आपको एक चीज नोट करा दूं, सभी नोट करिएगा।
जब हम एक्सरे कराते हैं, जो हमारी बोन है, जो हमारी बोन है ना, वो थोड़ी वाइटिश आती है, कहते वाइट आती है, ठीक है। अगर फेफड़ों के अंदर, जो फेफड़े हैं हमारी, फेफड़ों के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगर एयर है फेफड़ों के अंदर तो वो आएगी पूरी ब्लैक। आपने देखा होगा किसी नॉर्मल पेशेंट का अगर एक्सरे कराएंगे तो ब्लैक ब्लैक आता है पूरा ना, और जो हमारी जो रिब्स है वो व्हाइट होती है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल एक्सरा है। अगर किसी पेशेंट के लंग्स में एयर है तो कैसा आएगा एक्सरा, ब्लैक आएगा, और जो हमारी जो बोन है वो व्हाइटिश आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करिए, अगर किसी पेशेंट के फेफड़ों में कोई मेटल है, कोई सिक्का है, या फिर कोई फ्लूइड है, या फिर लंग डैमेज हो रखा है, ठीक है, या फिर कोई गांठ बन गई है, तो वहां से क्या आएगा, वाइट आएगा। आवाज क्लियर नहीं थी डॉक्टर एक्चुअल, एक बार दोबारा प्लीज रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी पेशेंट का हम एक्सरे करा रहे हैं, और अगर किसी मेटल के पेशेंट, बाद क्लियर नहीं था वॉइस, मेटल से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, अगर किसी पेशेंट, मतलब अगर मेटल है, कोई भी ठोस पार्ट है कि कोई चीज का, या फिर कोई फ्लूइड है, या फिर लंग डैमेज हो रखा है, या फिर कोई सिस्ट है, कोई गांठ है, तो वहां पे क्या होगा, व्हाइट पेचेस आएगा। एक्सरे में हमारा व्हाइट पेचेस आएगा, जैसे हमारी जो बोन्स है वो थोड़ी व्हाइट से, बट वो थोड़ा और लाइट आएगा, ठीक है। तो हमें देखना है, जब हम पेशेंट का एक्सरे कराएंगे तो उसके फेफड़ों पे हमें व्हाइट पेचेस देखने हैं, ठीक है ना। अब हमें पता चल गया है कि हम एक्सरे देखना कैसे है। अगर पूरा ब्लैक आ रहा है तो नॉर्मल है, और अगर कहीं पे व्हाइट पेचेस आ रहे हैं तो उसका क्या कारण हो सकता है, उसका लंग डैमेज भी हो सकता है। वहां पे कोई फ्लूइड तो नहीं भर रहा है, वहां पे कोई मेटल, कोई ऑर्गन तो नहीं है, मेटल कोई वस्तु तो नहीं है। कभी कभी सिक्का, या फिर कोई भी कील, या फिर जैसे बच्चे ले लेते हैं तो अलग ही दिख जाती है एक्सरे में, कि व्हाइट, एकदम व्हाइट दिखाई देगी बिल्कुल, जो भी जितना भी ठोस मेटल होगा वो अलग ही दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारा एक्सरा। एक्सरे में हमें कैसे देखना है, मैं आपको ग्रुप में फोटो खींच के भेज दूंगा। नॉर्मल एक्सरा कैसा है, निमोनिया वाला कैसा है, और ट्यूबरकुलोसिस वाला कैसा है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको एक बार टीबी हो चुकी होती है, वो ट्रीटमेंट लेते हैं 6 महीना 7 महीने, वो ठीक हो जाते हैं, फिर उसके 2 3 4 या 4 5 साल बाद फिर दोबारा से रिपीट होती है, ठीक है। उसका एक्सरे में क्या डिफरेंस होगा। फिर जब हमारा एक्सरे हो जाता है, एक्सरे के बाद कौन सा आता है, स्पुटम कल्चर फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई। स्पुटम कल्चर टेस्ट कराते हैं हम, स्पुटम कल्चर, AFB, स्पुटम कल्चर फॉर एसिड फास्ट बेसिली, फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे जो पेशेंट को बोलते हैं कि आप एक डब्बे देंगे, थोड़ा बॉक्स देंगे आपको, उसमें स्पुटम देना होता है पेशेंट को। जो हमारा बैक्टीरिया होता है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया, वो उसमें जो स्पुटम होगा वो उसमें पाया जाएगा, ठीक है ना। वो एक कंफर्मेशन है कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। फिर जो थर्ड टेस्ट होगा हमारा, ट्यूबरकुलोन टेस्ट, मॉन्टोक्स टेस्ट। हम जो एक स्किन पे एक केमिकल रेज करते हैं, स्किन में एक इंजेक्ट कराते हैं एक छोटी सी स्किन में, वहां पे गोल गोल कर देते हैं मार्कर, ठीक है ना। फिर उसे 24 आवर्स में देखते हैं उसमें चेंजेस क्या आ रहा है। अगर नॉर्मल है, कोई पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस नहीं है तो नॉर्मल रहेगा, वरना वहां पे रेडनेस आ जाएगी, थोड़ा एरिया में रेडनेस आ जाएगी। फिर इसके बाद कराएंगे CBC, CBC। CBC में क्या होगा, जो हमारे TLC है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, वो हमारे क्या हो, थोड़े बढ़े हुए आएंगे। फिर कराएंगे ESR, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR।
एक्सरे, स्पुटम कल्चर, ट्यूबरकुलिन टेस्ट जिसको मोंटॉक्सी बोलते हैं, सीबीसी और ईएसआर। ये हमारे कुछ इन्वेस्टिगेशन है फेफड़ों की ट्यूबरकुलोसिस के लिए। और जो हमारा मोंटॉक्स टेस्ट है, जो मोंटॉक्स टेस्ट है, ये कंपलसरी है सभी में ना, ये सब में कंपलसरी है, आपके एब्डोमेन की हो, ब्रेन की हो, किडनी की हो, ये सब में कंपलसरी है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर किसी के सर में टीबी है, अगर किसी के सर में टीबी है तो उसका क्या कराएंगे? एनसीसीटी हेड, एनसीसीटी हेड। और दूसरा क्या कराएंगे? एमआरआई, एमआरआई। और फिर और क्या देखिए उसमें? क्लिनिकल फ्यूचर। देखो, जो मेडिकल लाइन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, वो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। अगर किसी रिपोर्ट में कुछ आ भी रहा है ना, तो उस रिपोर्ट को आप अपने क्लिनिकल फीचर से मैच करेंगे, सेम है या अलग है। ठीक है, जब दोनों जहां से कंफर्मेशन हो जाएगा, आपके क्लिनिकल फीचर से भी और रिपोर्ट से भी, तब डायग्नोस बनाएंगे। कभी कभी कुछ चीजें अनमैच होती है, जैसे कि क्लिनिकल फीचर्स कुछ और हैं और रिपोर्ट कुछ और बता रही है। ठीक है ना, तो हमें मेन जो रखना है वो अपने क्लिनिकल फीचर्स पे रखना है। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी कुछ टाइम पहले जब डेंगू था, तो डेंगू में पेशेंट की जो प्लेटलेट थी, किसी किसी पेशेंट की प्लेटलेट 20,000 30,000 दिखाई जा रही है, 10,000 दिखाई जा रही है, 8,000 दिखाई जा रही है। और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, कोई एक्टिविटी उसमें कोई कुछ नहीं है, तो कभी कभी रिपोर्ट का भी इशू हो जाता है। ठीक है, तो हमारे जो क्लिनिकल फीचर्स है उनको हमें ट्रीट सबसे पहले करना है। अब बात करते हैं एब्डोमेन की। एब्डोमेन में क्या कराएंगे? सीटी स्कैन, सीटी स्कैन। अगर किसी पेशेंट को लग रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस है एब्डोमेन की, आपको क्लिनिकल फीचर्स मैंने बता दिए थे, पेन होगा, डायरिया होगा, एनोरेक्सिया होगा। ठीक है, तो उसका क्या कराएंगे? सीटी एब्डोमेन, कंप्यूटर टोमोग्राफी एब्डोमेन। फिर दूसरा कराएंगे सीईसीटी एब्डोमेन। यूएसजी एब्डोमेन भी करा सकते हैं, यूएसजी एब्डोमेन। और अगर किडनी की है, लोअर एब्डोमेन, यूएसजी लोअर एब्डोमेन। जेनिटल एरिया की, यूएसजी लोअर एब्डोमेन।